हेलो रेप्लिकेटर्स, वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में। और ये जो है, दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। इससे पहले वाले लेक्चर में, दैट वाज पार्ट फर्स्ट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, हमने बात की थी हाउ टू कैलकुलेट द allelic frequency, okay, and genotypic frequency। ये दो चीज़ें हम निकालना सीखे थे, हम लोगों ने निकालना सीखा था पार्ट फर्स्ट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। ओके, एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द allelic frequency। आज हम मेनली डिस्कशन करेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में, या आप बोल सकते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन अलील फ्रिक्वेंसीज एंड जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज। तो जैसे कि हमने पार्ट वन में भी डिस्कस किया था कि यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अलील एंड जीनोटाइप फर्स्ट। ओके, और ये वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पार्ट फर्स्ट में, तो यहाँ पर हम दोबारा से वो चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि हाउ अलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड विद ईच अदर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है, इसके टर्म्स जो है, ये हार्डी विनबर्ग टर्म, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आया? तो ये आता है क्योंकि इट वाज डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली बाय टू साइंटिस्ट्स। एक थे G.H. हार्डी, एंड ही वाज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, एंड अनदर वाज W. विनबर्ग, एंड ही वाज अ जर्मन फिजिशियन। इन ये दोनों इंडिपेंडेंटली एक थ्योरी पे, एक प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे। ओके, और कंबाइंड करके जब इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया उसको बोला गया हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। अब हम समझेंगे कि जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है वो एक्चुअली है क्या। तो आपने एक इक्वेशन देखी होगी जिसको आप बोलते हो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, और वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। ये जो होता है ये एक्चुअली क्या है, एक बायनोमियल एक्सपेंशन है। ओके, बायनोमियल एक्सपेंशन, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको ये मिलेगा, है ना। आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा 11th 12th में, पी प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। तो सेम वही चीज़ है, वही प्रिंसिपल है जो यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इक्वेशन किस काम आता है। ओके, सो द इक्वेशन, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन अलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि मान लीजिए कोई जीन है। ओके, मान लीजिए कि एक जीन है हाइट का। ओके, लास्ट टाइम हमने हाइट का एग्जांपल लिया था, और आपको पता है कि कोई भी जीन हो उसमें मिनिमम दो अलील्स होते हैं। ओके, एक होता है डोमिनेंट अलील और एक होता है रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड द रिसेसिव अलील इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर, राइट। एंड दीज, बोथ ऑफ दीज आर नोन एज अलील्स। ये क्या है आपका, ये है आपका डोमिनेंट अलील, एंड दिस इज रिसेसिव अलील, राइट। अब ये दोनों कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप बना सकते हैं, दैट इज कैपिटल एच कैपिटल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच, और स्मॉल एच स्मॉल एच। तो ये तीन तरीके का जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आप बोलते हो जीनोटाइप, और
इनको बोलते हो आप अलील्स। तो ये जो इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। बट अभी आपको इतना समझ लेना है कि ये जो इक्वेशन है इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन अलील्स एंड जीनोटाइप। कैसे रिलेशन डिस्क्राइब करता है वो अभी हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। ओके, तो अब हम ज़रा इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये इक्वेशन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी समझ में आ जाए। तो आपको पता है कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होता है? आपको पता है कि एक मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होती है। ओके, दे प्रोड्यूस गैमेट्स, ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, है ना? ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, राइट? और फिर मान लीजिए इधर से एक गैमेट आया, इधर से एक गैमेट आया, और फिर इन दोनों गैमेट के बीच में क्या होती है? फ्यूजन होता है, और ये बनाते हैं जाइगोट। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब जब हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ा था, अगर आपको याद हो अच्छे से, तो मैंने आपको बताया था कि हाफ ऑफ द जीन्स कम फ्रॉम द फादर। हाफ जीन्स कहाँ से आते हैं? फादर से। और हाफ जीन कहाँ से आते हैं? मदर से, है ना? राइट। तो गैमेट, एक्चुअली गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है ना? ये भी हैप्लॉइड गैमेट होता है। तो आपको पता है कि इस जायगोट में जितने भी जीन्स आए हैं, मतलब मान लो एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, तो आपको मैंने बताया था, अच्छे से याद करने की कोशिश करो कि हर एक जीन में, मान लो ये एक जीन है, तो इसमें मान लो इसका कॉम्बिनेशन कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। तो हमने डिस्कस किया था जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, बेसिक पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हर एक जीन में एक अलील कहाँ से आता है? तो वो आता है फादर से, और एक अलील आता है मदर से, राइट? हर एक जीन के साथ ऐसा ही होता है, राइट? समझ रहे हो? ओके। तो मतलब जो गैमेट फ्यूज कर रहे हैं वो गैमेट्स कैसे हैं? हैप्लॉइड। और जब वो फ्यूजन के बाद जो जायगोट बनाते हैं तो वो डिप्लॉइड बनाते हैं, राइट? जब दो अलील्स आपस में आ जाते हैं तो वो डिप्लॉइडिक कंडीशन में हो जाते हैं। तो ये है एक बेसिक कंसेप्ट। अब आपको मान के चलना है, ऐसा इमेजिन करना है जो जो मैं बोल रहा हूँ। इमेजिन करो कि ये एक बड़ा सा कंटेनर है। ये क्या है? एक बड़ा सा कंटेनर है। और इस कंटेनर में हमने सारे, मतलब एक पॉपुलेशन के, एक किसी पॉपुलेशन के हमने क्या किए हुए हैं? सारे गैमेट्स रखे हुए हैं। ओके। अब आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक हाइट का जीन ले लेते हैं। ओके। एक कलर का जीन ले लेते हैं। ओके। और मान लीजिए एक बॉडी कलर का जीन ले लेते हैं, और एक हेयर कलर का जीन ले लेते हैं, राइट? तो हाइट के जीन के लिए आप मान लीजिए कैपिटल एच और स्मॉल एच, ये दो अलील्स। बॉडी कलर के लिए आप मान लीजिए कैपिटल बी स्मॉल बी, और हेयर कलर के लिए आप मान लीजिए कैपिटल सी स्मॉल सी। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि मान के चलेंगे कि इस कंटेनर में सारे ही गैमेट्स हैं इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के, तो इसमें मान लो कैपिटल एच होगा, स्मॉल एच होगा, कैपिटल बी होगा, स्मॉल बी होगा, कैपिटल सी होगा, स्मॉल सी होगा, और बहुत सारे गैमेट्स होंगे, है ना? इस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारे ये सब क्या है? इंडिविजुअल गैमेट्स हैं। ये सब क्या है? गैमेट्स हैं। ओके। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हार्डी विनबर्ग इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो अब आपको पता है कि जो गैमेट्स का जब फ्यूज़न होता है, वो जो फ्यूज़न होता है वो एक रैंडम प्रोसेस होता है। मतलब जब हाइट के जो अलील्स होते हैं, यहाँ पर कैपिटल एच, बहुत सारे कैपिटल एच प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे स्मॉल एच भी प्रेजेंट होंगे, है ना? तो ये जो फ्यूज़न होगा ये रैंडम होगा। मतलब ये वाला कैपिटल एच के साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये वाला कैपिटल एच स्मॉल एच के साथ भी फ्यूज कर सकता है, या स्मॉल एच के साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो आपको पता है कि द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर प्योरली रैंडम प्रोसेस, और
किसी मतलब कोई भी अलील किसी एक पर्टिकुलर जीन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हाइट के अलील्स की ही बात करेंगे कि हाइट के जो दो अलील्स हैं वो किसी भी तरीके से फ्यूज कर सकते हैं, कैपिटल एच कैपिटल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच, स्मॉल एच स्मॉल एच। वैसे ही दूसरे जीन की बात करेंगे, वैसे ही तीसरे जीन की बात करेंगे। बट अभी हम सिर्फ एक जीन के बारे में लेके चलेंगे, और वो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल हाइट का। ओके, तो हाइट के जीन को लेकर हम समझेंगे अच्छे से कि इस इक्वेशन का मतलब होता क्या है। राइट। तो अब यहाँ पर देखो, आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो आपको पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फ्यूजन किसके किसके बीच में होता है अल्टीमेटली? स्पर्म सेल्स के बीच में, मतलब स्पर्म के बीच में और एग के बीच में फ्यूजन होता है। राइट। तो अब हम किसका जीन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं? हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जिसके पास दो टाइप के अलील्स हैं, कैपिटल एच और स्मॉल एच, इट इज अ डोमिनेंट अलील एंड दिस इज अ रिसेसिव अलील। ओके, राइट। अब आप याद करने की कोशिश करो कि जब हम पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के, तो वहां पर हमने बात की थी कि जो डोमिनेंट अलील होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और जो रिसेसिव अलील होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। डोमिनेंट अलील को, दैट इज कैपिटल एच, ये क्या है? डोमिनेंट अलील। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और रिसेसिव अलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ये आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। ओके, तो अब आपको पता है कि जब स्पर्म और एग्स फ्यूज करते हैं तो यहाँ से जो गैमेट बनेगा उस, तो दो टाइप के गैमेट बनेंगे। एक गैमेट में पी होगा और एक गैमेट में क्यू होगा। मतलब यहाँ पर कैपिटल एच और यहाँ पर स्मॉल एच। यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा, कैपिटल एच और स्मॉल एच। कैपिटल एच को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल एच को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट। अब देखो, आपको पता है कि फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो टोटली रैंडम होता है। तो कोई सा भी गैमेट, मतलब कोई सा भी अलील किसी भी अलील के साथ फ्यूज कर सकता है। ओके, तो अब मान लो कि एक बार इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी फ्यूज करने की, अगर कैपिटल एच और कैपिटल एच, मतलब कैपिटल एच स्पर्म से भी आ गया और एग से भी आ गया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी फ्यूज करने की, वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम? तो हम क्या करेंगे कि पी इंटू पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इस जीनोटाइप की, इस जीनोटाइप की, ये क्या बन गया? एक जीनोटाइप बन गया। जब दो अलील्स ने आपस में फ्यूजन किया तो ये क्या बन गया? जीनोटाइप। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पी स्क्वायर, है ना, पी इंटू पी। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, आपको पता है। वैसे ही एक और चांस क्या हो सकता है फ्यूजन का, कि कम से भी स्मॉल एच आ जाए और एक्स से भी स्मॉल एच आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्यू इंटू क्यू, दैट विल बी क्यू स्क्वायर। राइट। यहाँ समझ में आ रहा है? तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर पी स्क्वायर यहाँ से आ गया और क्यू स्क्वायर यहाँ से आ गया। तो अब बात करते हैं कि ये टू पी क्यू कहाँ से आता है। टू पी क्यू कहाँ से आता है? ओके, तो देखो कि अब जो तीसरा चांस है फ्यूजन का, कि यहाँ से तो स्पर्म से तो पी आ जाए, बट एग से क्यू आए। तो ये मतलब स्पर्म से कैपिटल एच आ जाए और एग से स्मॉल एच आ जाए। राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस फ्यूजन की? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी इंटू क्यू, दैट विल बी पी क्यू, पी क्यू। ओके, दैट विल बी पी क्यू। ओके, और वैसे ही दूसरे तरीके से भी फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ से तो क्यू आ जाए और यहाँ से पी आ जाए। तो ये भी क्या हो गया? पी क्यू। मतलब यहाँ से स्मॉल एच आ जाए और यहाँ से कैपिटल एच आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी इंटू क्यू। ओके, तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, इस पी क्यू को और इस पी क्यू को, क्योंकि है तो सेम, है ना, तो
पी क्यू प्लस पी क्यू। मतलब अगर हेट्रोजाइगोट्स की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी, ये भी तो हेट्रोजाइगोट है, ये भी हेट्रोजाइगोट है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, हेट्रोजाइगोट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, पी क्यू प्लस पी क्यू को ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 पी क्यू। तो ये 2 पी क्यू यहाँ से आता है, राइट। ओके। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला डिराइव होता है, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी जीनोटाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, वो सारे को ऐड करने का के बाद जो इक्वल होता है वो होता है इक्वल टू 1। ओके। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर वापस लौट कर आएंगे कुछ देर के बाद। उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी होगी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी कि आपको पता है कि हाउ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन अकर्स। इवोल्यूशन जब होता है, ओके, तो इवोल्यूशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इवोल्यूशन होने में, इवोल्यूशन दिखने में, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इवोल्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, इवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, और जिनकी वजह से इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ओके। तो जो पहला जो फैक्टर है वो है म्यूटेशन, है ना। आप आपको पता है कि मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कौन थे, वो थे मंकी, या मान के चलिए एप्स। इनको मानते हैं हम अपना एंसेस्टर। ओके। तो मंकी से लेकर ह्यूमंस तक इवॉल्व होने का जो ये पूरा जर्नी है, ये पूरा जो सफ़र है, इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस तो हुए ही होंगे ना। तभी तो जाके धीरे 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 चेंजेस आते 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 हम ह्यूमंस बन गए। तो कहीं ना कहीं म्यूटेशन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द इवोल्यूशन। दूसरा जो फैक्टर है वो होता है माइग्रेशन। ओके। अब जैसे होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं, मान लो एशियन कंट्रीज़ में हम इंडिया को ही लेकर चलते हैं। इंडिया से एक फैमिली चली गई यूएसए। ओके। और यूएसए जाने के बाद जब ये फैमिली शिफ्ट हुई, तो इस फैमिली के अब जब 4-5 जनरेशन आ गए, जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, जब काफ़ी सारे जनरेशन आ जाते, तो आप देखोगे कि जो ओरिजिनल फैमिली आई थी यहाँ पर यूएसए में इंडिया से माइग्रेट करके, और आप जो रिसेंट जनरेशन को कंपैरिजन करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे दोनों ही फैमिलीज़ में, चाहे वो एक ही एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये माइग्रेशन के बाद दूसरे लोकेशन पर चले गए थे, जहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग थी, एनवायरनमेंट अलग था, और बहुत सारी चीज़ें अलग थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनमें इवोल्यूशन, इनका इनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते गए, क्योंकि ये अपने आप को उस कंडीशन के हिसाब से ढालने लगे। तो माइग्रेशन भी इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है नेचुरल सिलेक्शन। ओके। अब नेचुरल सिलेक्शन के हेल्प से कैसे इवोल्यूशन होता है, जैसे मैंने आपको जब इवोल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि एक थ्योरी दी थी डार्विन ने और एक थ्योरी दी थी लेमार्क ने। तो डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी थ्योरी और लेमार्क की थ्योरी, दोनों ने ही जिराफ के ऊपर अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया था, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि पहले जो थे टॉल जिराफ और शॉर्ट जिराफ, दोनों ही पाए जाते थे, राइट। बट कुछ ऐसी कंडीशंस आई नेचर में, नेचर ने कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट किए
जिसकी वजह से शॉर्ट जिराफ जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो खत्म हो गए। अब नेचर में सिर्फ किसने सरवाइव किया? टॉल जिराफ ने। ओके, तो अब आपको सिर्फ टॉल जिराफ देखने को ही मिलते हैं, शॉर्ट वाले देखने को नहीं मिलते। तो ये भी एक तरीके से क्या है? इवोल्यूशन ही है, राइट? तो नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, राइट? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि नेचर में म्यूटेशन भी होता रहता है, माइग्रेशन भी होता रहता है, नेचुरल सिलेक्शन भी होता रहता है, और यही सब कारण है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो पाता है और पॉसिबल होता है। चौथा जो फैक्टर है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? इट्स अ रैंडम म्यूटेशन बोल सकते हो, रैंडम फ्लक्चुएशन बोल सकते हो, रैंडम फ्लक्चुएशन इन अलील्स। ओके, और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ये जब पॉपुलेशन का साइज बहुत कम होता है, बहुत छोटा पॉपुलेशन होता है, तो वहाँ पर इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन जब पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो वहाँ पर ऐसे छोटे मोटे म्यूटेशन देखने को नहीं मिलते या ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ओके, बट जेनेटिक ड्रिफ्ट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहे स्लो ही म्यूटेशन कर रहा है, चाहे माइक्रो लेवल पर ही म्यूटेशन हो रहा है, बट हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब इवोल्यूशन होता है तो उसके पीछे ये सारी वजह होती हैं, ये सारे रीजंस होते हैं, और इनकी वजह से ही इवोल्यूशन हो पाता है, राइट? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है? चेंज इन द अलेलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन। ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना? म्यूटेशन, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इनकी वजह से क्या होता है? अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते रहते हैं। कुछ नए अलील्स ऐड होते रहते हैं पॉपुलेशन में, पुराने एक्सटिंक्ट होते रहते हैं, है ना? जैसे जिराफ, शॉर्ट शॉर्ट वाले जिराफ जब एक्सटिंक्ट हुए तो वो अपने सारे जीन्स जो भी शॉर्ट जिराफ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। तो अब पॉपुलेशन में, जिराफ की पॉपुलेशन में सारे टॉल जीन वाले एलील्स रह गए, तो कहीं ना कहीं एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, है ना? तो ये है इसका मतलब। अब आपको समझ में आएगा कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद सोचेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जो नेचर होता है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो नेचर होता है उसमें म्यूटेशन, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं? आप क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूँ कि होती हैं। मैं मानता हूँ कि होती है, और इन्हीं की वजह से तो इवोल्यूशन पॉसिबल है, राइट? लेकिन अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, तो अब आपको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम समझ में आएगा। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि नेचर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ओके, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब ना म्यूटेशन होगा, ना माइग्रेशन होगा, ना नेचुरल सिलेक्शन होगा, तो क्या होगा? जो अलील्स नेचर में आए थे वो हमेशा बने रहेंगे। Hardy Weinberg equilibrium states that the allelic frequency will not change from generation to generation. जब म्यूटेशन ही नहीं होगा, माइग्रेशन ही नहीं होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट ही नहीं होगा, नेचुरल सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो क्या होगा? चाहे कितनी भी जनरेशन आ जाए, अलीलिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और जब अलीलिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए ये महज एक थ्योरी है, ओके, और ये नेचर में देखने को नहीं मिलता, राइट? अब इसीलिए बोलते हैं कि जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, इट इज जस्ट अ फैंटेसी। ये एक कल्पना है, ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है। ओके, सोचने में आप कुछ भी सोच सकते हो। हार्डी ने और विनबर्ग ने सोचा कि ठीक है, एक थ्योरी दे देते, तो उन्होंने दे दी, बट ऐसी कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती जब हम नेचर में इसकी बात करते हैं। ओके, राइट? तो Hardy-Weinberg equilibrium is a fantasy because it can never be maintained in any population. थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, वो कैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन
100% हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कभी भी नेचर में मेंटेन नहीं होगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अब क्यों मेंटेन नहीं होगा वो देखते हैं, क्योंकि जो मेजर अजम्पशंस हैं, जो फैक्टर्स हैं विच इज रिक्वायर्ड टू होल्ड हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए, उसको होल्ड रखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहला है कि देयर शुड नॉट बी एनी म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा, आई आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, और पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को ना मिले। ओके, और लास्ट जो फैक्टर है वो है कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है किसी भी पॉपुलेशन में। अब हम ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि रैंडम मेटिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो रैंडम मेटिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये एक पॉपुलेशन है। ओके, ये एक पॉपुलेशन है ये। ओके, और मान लीजिए ये ह्यूमंस का ही पॉपुलेशन है। ओके, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझते हैं कि इसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ओके, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ओके, ये एक पॉपुलेशन है। तो आपको पता है ना कि जो मानव प्रजाति है, जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो सोसाइटी हमारी सोसाइटी में शादी विवाह तो होता ही है ना। शादी तो एक मतलब शादी तो होती ही है। ठीक है, तो अब आप ही सोच के बताओ कि जब शादी होती है एक मेल और एक फीमेल में, तो क्या रैंडम होती है? मतलब सुबह निकले घर से और मन करा कि चलो आज शादी कर लेते हैं, है ना। ये वाला इंडिविजुअल सुबह घर से निकला और इसके दिमाग में कहीं से एक रैंडम थॉट आया। क्योंकि हम रैंडम थॉट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम रैंडम मेटिंग को समझना चाहते हैं। रैंडम थॉट आया इस बंदे के दिमाग में कि चलो यार आज शादी कर लेते हैं, बहुत मन कर रहा है। अब ये निकला बिल्कुल तलाश में, है ना, और इसने जाकर किसी से भी शादी कर ली, है ना। ऐसा होता है क्या हमारे में? आप ही सोच के बताओ। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर होगा नो, बिग नो। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि हम जैसे जो मैं मान लीजिए मैं हूँ, मैं जो अपना पार्टनर ढूंढूंगा शादी करने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, उसको ये चीज़ आनी चाहिए। तो जब हम इतनी सारी चीज़ें सोच कर शादी करते हैं तो वो कभी भी रैंडम नहीं रहती। राइट, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वहाँ पर कुछ डिज़ायर्स होते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें सोच कर शादी करोगे तो वो कभी भी एक रैंडम प्रोसेस नहीं होगा। वो कैसा होगा? नॉन रैंडम प्रोसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि जो टॉल हाइट का मेल होगा, टॉल मेल, वो प्रिफर करेगा टॉल फीमेल को। ऑब्वियस सी बात है, ताकि दोनों साथ में अच्छे लगे देखने में। और जो शॉर्ट मेल होगा वो किसको प्रिफर करेगा? शॉर्ट फीमेल को, ताकि दोनों ऑड ना लगे। अगर इसमें से मान लो एक टॉल टॉल फीमेल हो जाती है और बेचारा मेल बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह जाता है, तो वो जोड़ी तो पता है आपको कैसी लगेगी, थोड़ी ऑड लगेगी, है ना। थोड़ी सी ऑड लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी देखने में। राइट, तो हम प्रिफर क्या करते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे से मैच करे, हमारे को कॉम्प्लीमेंट करे। इसीलिए मेटिंग जो होती है ह्यूमन बीइंग में या नेचर में भी बोल सकते हो, चाहे वो किसी भी स्पीसीज में ले लो, वो हमेशा नॉन रैंडम होती है। सोच समझकर चुना जाता है, सोच समझकर मेटिंग की जाती है। ओके, राइट, है ना। तो अब यहाँ पर देखो कि जब अगर हम रैंडम मेटिंग की बात करें तो यहाँ पर जब रैंडम मेटिंग होगी तो मतलब जो टॉल है वो किसी शॉर्ट
के साथ शादी कर लेता है तो इसके अंदर जो जीन्स हैं वो टॉल वाले हैं, इसके अंदर जो जीन्स हैं वो शॉर्ट वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों ही अलील्स के आपस में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पर जो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला लगाया था उसमें हमने दोनों ही अलील्स को इंक्लूड किया था। और ये इक्वेशन इसीलिए हमेशा जब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इक्विलिब्रियम अप्लाई होता है, तभी इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, वरना ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अलग अलग टाइप के अलील्स हमेशा साथ साथ में आए। क्यों? क्योंकि टॉल वाला किसको प्रिफर करेगा? हमेशा टॉल फीमेल को, और इसके पास भी बहुत चांसेस है कि टॉल वाले ही जीन्स हो। और जब दोनों जगह से टॉल वाले जीन्स आएंगे, अलील्स आएंगे, तो जो ऑफ स्प्रिंग आएगा इनका उसमें भी टॉल वाले ही चांसेस आएंगे। तो जब रैंडम मेटिंग होती है तो डिफरेंट अलील्स के कंबाइन होने के चांसेस होते हैं, और जब नॉन रैंडम मैटिंग होती है तो सेम टाइप के अलील्स कंबाइन होने के, सॉरी, जब नॉन रैंडम मेटिंग होती है तो सेम सेम टाइप के अलील्स के फ्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए, और आपको पता है कि इनमें से कोई भी चीज़ पॉसिबल है ही नहीं नेचर में। इसीलिए हार्डी विनबर्ग भी नेचर में मेंटेन नहीं रहता। आई होप कि आपको ये चीज़ अब समझ में आ रही होगी, और अगर आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये टॉपिक पढ़कर कैसा लगा और ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि रैंडम मीटिंग और नॉन रैंडम मीटिंग तो आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा नॉन रैंडम मीटिंग के बारे में समझ लेते हैं। कुछ एक दो टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो नॉन रैंडम मीटिंग को असॉर्टेटिव मीटिंग भी बोलते हैं। जब सोच समझकर अपने पार्टनर को चुना जाए, तो क्योंकि वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? असॉर्टमेंट कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, तो इसलिए उसको बोलते हैं असॉर्टेटिव मीटिंग। अब ये जो असॉर्टेटिव मीटिंग होती है ये दो टाइप की होती है। एक होती है पॉजिटिव असॉर्टेटिव मीटिंग और एक होती है नेगेटिव असॉर्टेटिव मीटिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव असॉर्टेटिव मीटिंग का मतलब है कि जब पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर्स शुड बी सिमिलर। ओके, राइट? जैसे कि टॉल विद टॉल, शॉर्ट विद शॉर्ट। बट नेगेटिव असॉर्टमेंट असॉर्टेटिव मीटिंग का मतलब होता है कि इस सिमिलर पार्टनर्स के बीच में जब मीटिंग होती है, जैसे टॉल विद शॉर्ट। तो ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है जब नॉन रैंडम मीटिंग की बात करते हैं? पॉजिटिव असॉर्टेटिव मीटिंग, राइट? नॉन रैंडम मीटिंग जब होती है तो वहां पर दो कंसेप्ट्स और आते हैं। एक आता है इनब्रीडिंग का कंसेप्ट और एक होता है आउटब्रीडिंग का कंसेप्ट। तो इसका मतलब आपको पता होगा। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि जब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, है ना, जो कि अ, अगर आप बात करें ह्यूमंस के केस में, अगर हम बात करें, अगर रिलेटिव्स के बीच में शादी हो जाए, रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग हो जाए, तो उसको बोला जाता है इनब्रीडिंग, राइट? है ना? तो जब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एंसेस्टर्स, वो ज़्यादा बिलोंग करते, तो उस टाइम पर वो बोला जाता है इनब्रीडिंग। और जब पार्टनर्स एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं होते, दे आर फार रिलेटेड विद ईच अदर, तो उसको बोला जाता है आउट ब्रीडिंग। और ह्यूमंस की केस में जब रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग होती है, इन ब्रीडिंग, जब ह्यूमन पॉपुलेशन की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो उस पर उसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया, उसको बोला जाता है कंसेंजीनियस। इसको आप याद रखेंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, राइट? ओके, इसके बाद अब जैसे कि हमने बोला था कि अगर मान लो कि ये सारे अजम्पशंस
फुलफिल हो जाते हैं। इफ़ ऑल दीज अजम्पशंस मेट मोर और लेस, चाहे थोड़ा या ज़्यादा कम, बट थोड़ा बहुत अगर फुलफिल हो रहा है तो क्या होगा? तो क्या होगा? पॉपुलेशन, जिस भी पॉपुलेशन में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगे, दैट पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। उसमें हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के चांसेस होंगे, है ना। एंड व्हेन अ पॉपुलेशन इज इन इक्विलिब्रियम तो क्या होगा? द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एलिलिक फ्रीक्वेंसी, राइट। बट ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अगर देखने को मिले आपको ऐसा कुछ, किसी पॉपुलेशन में अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो? अलीलिक फ्रीक्वेंसी से जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके। अब जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे उस पॉपुलेशन के, जिस पॉपुलेशन में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स विल नॉट चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। और क्या होगा इसका रिजल्ट? द प्रोपोर्शन ऑफ जीनोटाइप्स विल बी पी स्क्वायर टू पी क्यू क्यू स्क्वायर। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। पी स्क्वायर, ये जो जीनोटाइप की जो प्रोपोर्शन है वो कैसा आया? जब दो डोमिनेंट अलील ने फ्यूज किया आपस में। क्यू स्क्वायर कहाँ से आया? जब दो, मतलब दो रिसेसिव अलील ने फ्यूज किया। और टू पी क्यू कहाँ से आया? जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अलील ने फ्यूज किया। तो इस तरीके से आप जीनोटाइप का प्रोपोर्शन देख सकते हैं, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होता है पॉपुलेशन में। ओके। और द सम ऑफ द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, ये जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी मिलेगी देखने को, उनका सम कितना होता है? विल बी इक्वल टू 1 इफ ऑल दीज assumptions met, if the Hardy-Weinberg equilibrium will be maintained in a population, जो कि जिसके चांसेस बहुत 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 ज़्यादा कम है, बहुत रेयरली, या आप मान के चलिए बिल्कुल भी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन में मेंटेन नहीं होता। बट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर पूछे जाएंगे। वहाँ पर आपको इमेजिन करने को बोला जाएगा कि सपोज अ पॉपुलेशन, देयर इज अ पॉपुलेशन, and in that population the Hardy-Weinberg equilibrium is maintained। तो आप हाउ यू कैन कैलकुलेट द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, आपको एलिलिक फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, आपको जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। तो वहां पर आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हो। हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेंगे, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो